सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 9th का चैप्टर 4 लेकर आए हैं, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे संबंधित सारे हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे और साथ में जो बड़े क्वेश्चन है वो भी हम पूरा चैप्टर को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये MP बोर्ड क्वेश्चन बैंक बुकलेट डाली गई है। इस क्वेश्चन बुकलेट में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। बोर्ड के साथ साथ में अन्य क्लासों अन्य जो बोर्ड होते हैं या CBSE उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसके जो भी ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करेंगे। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? कैथोड किरणों की खोज सर्वप्रथम विलियम क्रूक नामक वैज्ञानिक ने 1870 में की थी। ध्यान रखना, 1870 में विलियम क्रूक ने कैथोड किरणों की खोज की थी। सेकंड क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ये हेनरी बैक्यूरेल नामक वैज्ञानिक है। हेनरी बैक्यूरेल इन्होंने की थी। हेनरी बैक्यूरेल नामक वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता मतलब रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज, अपने को पता है परमाणु का जो नाभिक होता है उसकी खोज सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने की थी। गोल्डस्टीन ने जो होता है परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन की उपस्थिति के बारे में बताया था, परंतु उसको ऑब्जर्व भी किया था। लेकिन परमाणु के जो नाभिक से संबंधित यदि प्रश्न आता है तो रदरफोर्ड ही आएगा, ये भी ध्यान रखना। क्लोरीन के समस्थानिक के सूत्र लिखिए। समस्थानिक का मतलब ये होता है कि जो नीचे जो लिखे जाते हैं, ये हमारे पास जो नीचे हमने लिखे हैं 17 और 17, ये नीचे वाले जो कहलाते हैं परमाणु क्रमांक कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 17। और जो ऊपर लिखे जाते हैं ये परमाणु भार कहलाते हैं, एटॉमिक मास, परमाणु भार। कितने हैं? 35 और 17, दोनों के अलग अलग है। 35 एक का और एक का 37। तो समस्थानिक का मतलब ये होता है, आइसोटोप्स बोलते हैं इसको। समस्थानिक का मतलब ये होता है कि जिनके परमाणु क्रमांक एक जैसे हो, 17-17, दोनों के 17-17, लेकिन परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट या एटॉमिक जो मास होता है वो एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान जिसको हम कह सकते हैं द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं इसको। एटॉमिक मास दोनों का अलग अलग होता है, यानी इसका 35 है और इसका 37 है। तो ऐसे जो हमारे पास में तत्व होते हैं जो उनको हम क्या कहेंगे? हम समस्थानिक कहते हैं। और एक ही तत्व रहता है, उन एक ही तत्व के दो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक तो सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है और परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास अलग अलग है, तो उसको हम समस्थानिक के नाम से या आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना, आइसोटॉप्स किसको कहते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अलग अलग, उसको हम समस्थानिक कहते हैं। निम्न परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख बनाइए। देखो, सोडियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, क्लोरीन का 17 होता है और मैग्नीशियम का 12 होता है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना अपने को, तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें बोहर का जो नियम, बोहर का नियम लगता है कि बोहर का जो नियम होता है वो 2n² होता है। ये बोहर का नियम होता है, बोहर का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि n जो कि कक्षकों की संख्या, जिसे n बराबर 1 लिखा है, यानी पहली कक्षा है, n बराबर 1 का मतलब पहली कक्षा, यहाँ n बराबर 1 रख देना तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाता है। यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बनना है? 2 इलेक्ट्रॉन बनना। इसी प्रकार से यदि हम दूसरी कक्षा की बात करते हैं, n बराबर 2 की, तो n की जगह 2 रख देना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 2 में गुणा करके कितना आ जाएगा? 8। तो n बराबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी प्रकार से n बराबर 3 रखेंगे, यहाँ पर n बराबर 3 रखेंगे, 3 का वर्ग 9, 9 का 2 में गुणा करेंगे तो n बराबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस प्रकार से ये बोहर के नियम का उपयोग करते हुए अपने को कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना पड़ता है। तो पहली कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे
दूसरी में 8 रहेंगे, तीसरी में 18 रहेंगे, चौथी में 32 रहेंगे। इस प्रकार से n का मान रखते हुए उसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 11 है। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। अब इसमें देखो 11 इलेक्ट्रॉन करना है, तो पहले में कितने बनेंगे, 2। पहले में कितने आएंगे, 2। तो इसी कक्षा बना लेंगे, ये कक्षा बना ली, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसी कक्षा बना लेंगे। तो पहले में कितने आएंगे, 2, दूसरी में 8, 8 और 2 10 हो गए। अब बचा कितना, 1। टोटल 11 था ना, तो तीसरे में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहले में 2 भरना, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन बता रखे यहाँ पर, ये पहली कक्षा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं भी बना सकते हैं, 1 यहाँ और 1 यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी में 8, तो 8 बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ दूसरी में 8 बनाना। तीसरे में कितना बनाएंगे, 1 बनाएंगे, तो 1 कहीं पे भी है, 1 बता दो, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये जो है अपने को परमाणु संरचना बनाते आना चाहिए। जैसे दूसरे में हमारे पास क्या था, क्लोरीन। क्लोरीन में 17 होता है, तो पहले में कितने बनेंगे, 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10, बचा कितना, 7, तो 17 ये हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो पहले में 2 भर देना, 2 लिख देना, 2 इलेक्ट्रॉन बना देना, दूसरे में 8 बना देना और बचे तीसरे में 7 बना देना। तो इस प्रकार से ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्लोरीन का। मैग्नीशियम पे यहाँ लिखो, ये मैग्नीशियम, ये 2 8 7 इसका है। मैग्नीशियम में कितने होते हैं, 12। तो 12 को कैसे डिवाइड करेंगे, तो पहले में 2, पहले में 2 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10, तो तीसरे में कितने बचेंगे, 2 2। तो पहले में 2 बना देना, दूसरे में 8 बना देना और तीसरे में 2 बना देना। तो इस प्रकार से ये परमाणु संरचना अपने को, इलेक्ट्रॉनिक संरचना अपने को बनाते आना चाहिए। तो आसानी से बना सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, पहले में 2 ही भरना है, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और संख्या बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से आगे भी बढ़ाते जाएंगे। तो परमाणु क्रमांक यदि याद हो तो हम उसको परमाणु इलेक्ट्रॉनिक संरचना आसानी से लिख सकते हैं। समस्थानिक से क्या समझते हो, जिसे मैंने अभी बताया, समस्थानिक का मतलब क्या होता है कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। इसका दोनों के 17 17, देखो ये भी 17 ये भी 17, तो परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। परंतु परमाणु भार, एटॉमिक वेट, परमाणु जो भार होता है वो भिन्न भिन्न होता है। दोनों के वेट अलग अलग, इसका 37 इसका 35 होता है। तो दोनों के परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ऐसे पदार्थों को, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक हमने यहाँ लिखे थे, 17 17 35 37। ये परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अपने को याद रखना पड़ेगा। जैसे क्लोरीन के 2 उदाहरण दे दिए हैं, तो इनका परमाणु क्रमांक दोनों का कितना है, 17 है और परमाणु भार 35 और 37 होते हैं। परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार यदि अलग अलग है तो ये समस्थानिक कहलाते हैं, नोट कर लें। जैसे हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइट्रियम 1H3। देखो तीनों के परमाणु क्रमांक 1, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु क्रमांक 1। और तीनों के भार देखो, परमाणु भार कितना, परमाणु भार एटॉमिक मास एक का 1 है। ये ऊपर वाले परमाणु भार कहलाते हैं, इसका 2 है, इसका 3, 1 2 और 3 अलग अलग। तो परमाणु भार तीनों के अलग अलग और परमाणु क्रमांक तीनों के सेम, तो ये समस्थानिक हो गए, आइसोटॉप्स जिसको हम कहते हैं। समभारिक क्या है, आइसोबार, आइसोबोरिक या आइसोबार। तो अब इसका उल्टा, उल्टा मतलब परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग। परमाणु भार यदि समान है और परमाणु क्रमांक यदि अलग अलग होते हैं तो उसको हम समभारिक आइसोबार बोलते हैं। तो उदाहरण के लिए बता रहा था आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। तीनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग है। एक का 18 है आर्गन का, ये आर्गन है हमारे पास, ये आर्गन है, आर्गन के पोटेशियम और सी है कैल्शियम। तो तीनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग है, एक का 18, एक का 19 और एक का 20।
लेकिन परमाणु भार तीनों के 40 है, 40, एटॉमिक वेट सबके सेम है। तो ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु क्रमांक तो सेम होते हैं, समान होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन परमाणु भार समान होता है। उसका उल्टा, इसमें क्या था, परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग, इसमें परमाणु क्रमांक अलग अलग और परमाणु भार समान होता है, तो उसको हम बोलते हैं समस्थानिक आइसोटॉप। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम के परमाणु क्रमांक क्रमशः 18, 19, 20 है, और जबकि इनके परमाणु भार क्रमांक भिन्न भिन्न है, जबकि तीनों तत्वों के परमाणु भार कितना है, 40 है, जो कि समान है। तो परिभाषा से आ जाएगा परमाणु भार समान होना चाहिए और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, तो वो समभारिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल अपने को याद रखना पड़ेंगे, इनको याद कर लें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिकों ने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज अपने पता है जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। गोल्डस्टीन ने सिर्फ ऑब्जर्व किया था कि प्रोटॉन नाम की कोई चीज होती है, लेकिन वास्तव में जो प्रोटॉन की जो खोज का श्रेय जाता है वो रदरफोर्ड को जाता है, क्योंकि उसने नाभिक की खोज की थी, उसके बारे में बताया था। ये प्रोटॉन नाम शब्द भी उन्होंने दिया था, उनके द्वारा ये प्रोटॉन की खोज की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज चैंडविक ने की थी, जेम्स चैंडविक। तो तीनों के खोजकर्ता के नाम मालूम अपने को होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन जेम्स चैंडविक। परमाणु क्रमांक को तो परिभाषित कीजिए। जैसे परमाणु क्रमांक क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं सोडियम 11 केल्विन, है ना, ऐसा लिखते हैं 11 केल्विन। तो परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेशों की संख्या है। देखो नाभिक होता है, इस नाभिक में जितने भी धन आवेश होते हैं, ये कक्षा होती है आसपास ऐसे, ये नाभिक है, न्यूक्लियस है ना। इस नाभिक में ये न्यूक्लियस और नाभिक कहते हैं न्यूक्लियस, एन से प्रदर्शित कर रहा हूँ, नाभिक न्यूक्लियस है नाभिक। इस नाभिक में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है, धन आवेशों की संख्या होती है, उस धन आवेशों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित धन आवेशों की संख्या। अब धन आवेश कौन होता है? प्रोटॉन। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि किसी नाभिक में जो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, उस प्रोटॉनों की संख्या को हम धन आवेश कहते हैं। उस धन आवेशों की संख्या या प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसी को हम एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो समझ में आएगा परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं? किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या धन आवेशों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा, जितने पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक में होते हैं, उसको हम एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने उदाहरण बता दिया, ये सोडियम में परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ये इसका एटॉमिक मास होता है या वेट होता है। अब इसमें पूछे कि इसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है, ये अगला प्रश्न हमारे पास में आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया परमाणु क्रमांक किसको कहेंगे कि किसी नाभिक में जो धनावेश होता है या प्रोटॉन की संख्या होती है उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। उदाहरण सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं या धनावेश होते हैं, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करते हैं। कैथोड किरणों की दो विशेषता लिखिए। कैथोड किरण, तो पहली विशेषता, कैथोड किरणों से एनोड इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करते हैं। कैथोड किरणों से जो एनोड जो होता है इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, यानी कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है, ये चीज ध्यान रखना। तो कैथोड किरणें कैथोड से निकलेगी और एनोड की ओर गमन करती है, पहली विशेषता। कैथोड किरणें सीधी सरल रेखा में चलती है। कैथोड किरणें जो होती है किसी वस्तु पर दाब आरोपित करती है, प्रेशर लगाती है, क्योंकि एनर्जी ऊर्जा है। तो विशेषता तो बहुत होती है। कैथोड किरणों पर ऋण आवेश होता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कोई भी दो विशेषता अपने को मालूम होना चाहिए। कैथोड किरणें कहाँ से निकलेगी? कैथोड से निकलने वाली किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। इन पर ऋण आवेश होता है। ये किसी वस्तु पर जब आपतित होती है तो उस पर दाब लगाती है, प्रेशर, क्योंकि एनर्जी होती है। ये किसी वस्तु से टकराती है तो चमक उत्पन्न करती है। इनके पास गति ऊर्जा होगी, मोमेंटम होगा, संवेग होगा, सब चीजें होती है। तो दो विशेषता अपने को इसमें ध्यान रखना। निम्नलिखित तत्वों को न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालें, ये चीजें। सोडियम दे रखा 1123 और कैल्शियम दे रखा 2040, ठीक है। अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? सोडियम की बात करते हैं। ये मैंने सोडियम का लिखा। ये जो होता है 11 जो होता है ये परमाणु क्रमांक कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहते हैं इसको।
और ये परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये दोनों बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये कहने का मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक चीज पे क्लियर हो गई कि इसमें जो होता है 11 लिखा है, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 11, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालना, तो ये एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक वेट होता है, इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांकों को जेड से, और इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं एटॉमिक वेट, ये जेड परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर। इसमें से इसको यदि हम घटा देते हैं न्यूट्रॉन बराबर n बराबर a माइनस है, जब भी कोई प्रश्न आता है न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए तो इसमें से इसको माइनस कर देना, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 23 में से 11 को घटा दो, 23 माइनस 11 यानी 12, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 12। तो इस तरह से हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या होती है, और इसमें से इसको घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या किसी भी तत्व में हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से कैल्शियम में देखो, कैल्शियम में क्या है 20, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है, इस कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20, प्रोटॉनों की संख्या 20, और एटॉमिक नंबर कितना, वेट कितना 40, 40 में से 20 जाएगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी 20 आ जाएगी। तो इस तरह से दोनों में 20-20 हो जाएगी। पोटेशियम के परमाणु क्रमांक तत्व की संरचना बनाइए। अब पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, 19 की संरचना हम बना सकते हैं। तो पहले कक्षा में कितने आएंगे 2, पोटेशियम 19 बनाना अपने को, तो पहले में कितना आएगा 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10, और बचे कितने हमारे पास, फिर तीसरे में भी 8 भरना क्योंकि अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 होना, और चौथे में 1 भरेंगे क्योंकि 18 की अष्टक पूर्ण होना चाहिए, ये चीज याद है। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, और ये पहले में चौथे में 1 आ जाए, 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 1 19। तो पहले में 2 भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में भी 1 भर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा पोटेशियम की परमाणु संरचना हो जाएगी। अब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं भरते क्योंकि उसके पास में अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है, 18 तो है ही उसके पास, इसलिए पहले 8 भरेंगे, उसके बाद में यदि 18 से ज्यादा हो, 8 से ज्यादा 18 यदि इलेक्ट्रॉन होते दूसरे कोर्स में तो फिर पहले 18 भरते हैं, ध्यान रखें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर उसको तीसरे कोर्स में भरते हैं, लेकिन है ही नहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसको पहले 8 भरना, 2 बार 8 फिर 1 भरते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल का सचित्र समझाइए। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक सोने की पत्ती ली थी, ये जो गोला बना रखा हमने पार्ट में, ये सोने की बहुत पतली ऑयल होती है, पत्ती होती है, ठीक है। इस सोने की जो पत्ती पर जो क्या किया था, अल्फा कण की बमबार्डिंग बौछार की, उससे टकराया था अल्फा कण, तो उसके आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे इस प्रयोग के आधार पर, इस मॉडल के आधार पर। तो क्या है, सोने की पत्ती बहुत पतली फिल्म होती है, इस फिल्म के ऊपर क्या करते हैं, अल्फा कण को बमबार्डिंग करते, टकराते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्ती को आर पार सीधे निकल जाते हैं। तो अधिकांश अल्फा कण क्या हुआ है कि सीधे ही निकल जाते हैं, इस तरह से ये सीधे निकल जाते हैं, कुछ और बना दो इसमें, ये सीधे निकल जाते हैं। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया, यहाँ पर उन्होंने क्या की थी, एक शीट रख दी थी, फोटोग्राफी प्लेट रख दी थी, और उस पर देखा था कि कहाँ कौन से कितने पार्टिकल टकरा रहे, कितने अल्फा कण उस पर टकरा रहे, चमक उत्पन्न हो रही है। एक शीट होती है, ये फोटोग्राफी फिल्म की शीट होती है, उसके ऊपर साइड से उसने रख दी थी और पता लगाया था। तो क्या हुआ कि ये प्रैक्टिकली देखा गया कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों से विक्षेपित हो जाते हैं, कुछ अल्फा कण ऐसे जाते हैं और इधर मुड़ जाते हैं, और यहाँ पे पर्दे पे यहाँ प्राप्त हो जाती है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे मुड़ जाते हैं, ये सीधे ही बना दो, इसको हम सीधा ही बना देते हैं, ये सीधे निकल गए। ये कुछ मुड़ जाते हैं, तो कुछ तो सीधे निकल जाते हैं, कुछ क्या होते हैं मुड़ जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, तीसरा बताया था, हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण नाभिक से टकराकर वापस लौट आता है, ये गया और ये नाभिक से टकराकर बीच में से टकराकर ये वापस आ जाता है। तो इस तरह से उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर क्या पता लगाया
कि कुछ अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, पहली बात। कुछ अल्फा कण इधर मुड़ गए, विक्षेपित हो गए। कुछ अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण में से, हजारों में से एक अल्फा कण क्या हुआ, वापस टकरा के आ गया। तो तीन चीजें उन्होंने बताई। क्या? अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण मुड़ जाते हैं, और कुछ अल्फा कण टकरा के वापस आ जाते हैं। तो इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? वो तीन निष्कर्ष निकाला था। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, इसका मतलब ये होता है कि अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। खोखला होने के कारण से क्या होगा, वो आर पार निकल गए, हॉलो स्फीयर होता, हॉलो भाग होता। तो हॉलो भाग या खोखला होने के कारण से क्या होता है, सीधे निकल जाते, कोई रुकावट नहीं उत्पन्न हुई। तो पहला प्रयोग के आधार पर उन्होंने ये समझाया कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, इसका मतलब जो एटम होता है उसका अधिकांश भाग खोखला और आवेशित होता है, जिसके कारण से अल्फा कण सीधे आर पार निकल जाते हैं, कोई रुकावट ही नहीं उत्पन्न होती, खोखला हॉलो। सेकंड, कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों से विक्षेपित हो जाते हैं। इसके आधार पर क्या पता लगाया कि विक्षेपित क्यों हुआ? क्योंकि अल्फा कण पर धन आवेश होता है। ध्यान रखना, अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये नाभिक के अंदर, केंद्र के अंदर भी कुछ न कुछ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। उस पॉजिटिव चार्ज के कारण से ये अल्फा कण क्या हो गया, विक्षेपित हो गए, प्रतिकर्षित होते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, धन और धन दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके दूर भगा देता है, विक्षेपित कर देता है। तो इस नाभिक के अंदर कोई भी धन आवेश उपस्थित होना चाहिए, जिसके कारण से अल्फा कण क्या होगा, अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। तो दूसरा पॉइंट ये कि विक्षेपित क्यों है, क्योंकि नाभिक के अंदर, उसके केंद्र के अंदर कुछ न कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। उस पॉजिटिव चार्ज और अल्फा कण पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, धन आवेश होता है, दोनों के धन आवेश के कारण से क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। तीसरा उन्होंने बताया कि अधिकांश अल्फा कण टकरा के वापस आ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि परमाणु के नाभिक में अत्यधिक छोटा स्थान होता है और धन आवेश होता है। उस धन आवेश के कारण से जैसे ये नाभिक जाता है, अल्फा कण जाता है, तो उससे टकरा के क्या होता है, वापस आ जाता है। वहां पर संपूर्ण द्रव्यमान को हम केंद्रित मान सकते हैं, नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि वापस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक द्रव्यमान होता है, सेंटर बहुत ज्यादा मास होता है, द्रव्यमान होता है। तो उस द्रव्यमान के कारण से अल्फा कण आर पार नहीं निकल पाता और टकरा के क्या होता है, वो वापस आ जाता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज और केंद्र पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोनों के पॉजिटिव के प्रतिकर्षण के कारण से वो वापस लौट आता है, आर पार नहीं जा पाता है। विसर्जन नली का संरचना समझाइए। विसर्जन नली मतलब डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें कैथोड किरणें उत्पन्न करते हैं हम। तो ये हमारे पास एक विसर्जन नली होती है, डिस्चार्ज ट्यूब होती है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, कैथोड होता है, कैथोड, और एक होता है एनोड। कैथोड और एनोड, कैथोड माइनस चार्ज वाला होता है और एनोड जो होता है प्लस चार्ज वाला होता है। ध्यान रखना, ये दो धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसको हम कैथोड और एनोड के नाम से जानते हैं। धातु की जो छड़ें होती है, जिसको हम कैथोड और एनोड कहते हैं। कैथोड मतलब माइनस, एनोड मतलब प्लस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें नली के अंदर पूरा लो प्रेशर कर देते हैं, बहुत कम दाब कर देते हैं। ध्यान रखना, प्रेशर लो हो जाएगा, हवा पूरी इस वैक्यूम ट्यूब से बाहर निकाल लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, हाई वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, बहुत ज्यादा उसमें उत्पन्न करते हैं, हाई वोल्टेज देते हैं। तो इसका डायग्राम है कि एक नली लेंगे, इस नली को हम विसर्जन नली कहेंगे। एक इसका कैथोड होगा, एक एनोड होगा। इसके अंदर जो होता है बहुत लो प्रेशर होता है और एयर की मात्रा बहुत कम होती है, और इसमें जो भी एयर होती है उसको क्या करते हैं, वैक्यूम ट्यूब से या पंप से बाहर निकाल लेते हैं, और इन दोनों सिरों के बीच में एक उच्च विभवांतर या हाई वोल्टेज लगाया जाता है। ये इसकी डायग्राम है, इसको अपने को ध्यान रखना है। रिक्त स्थान भरिए। P बराबर 15, पोटेशियम दे रखा, नियॉन दे रखा 10, कार्बन दे रखा 6, एल्यूमिनियम 13, क्लोरीन 17। तो प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, द्वितीय में कितने होंगे, तृतीय में कितने होंगे, तो हमने पढ़ ही लिया कि 15 है। 15 कैसे भरेंगे, तो पहले में 2 आएगा, दूसरे में 8 आएगा, तीसरे में 8 और 10, तीसरे में 5 आ जाएगा, 15 होगा। तो पहले में कितना भरना, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, यदि हो तो। नियॉन में 10 है, तो पहले में 2 और दूसरे में 8, तीसरे में कुछ बचेगा ही, 2 और 8 10 होगा। कार्बन में 6, तो पहले में 2 और दूसरे में 4, 4 और 2 6, तीसरे में बचेगा ही। एल्यूमिनियम में 13, तो पहले में 2, तीसरे में दूसरे में 8, 8 और 2 10, तीसरे में 3 हो गए।
क्लोरीन 17 कैसे बनेंगे, 2 8 8 और 2 10 और तीसरे में 7, तो 2 8 और 7 17 होगा। तो इस तरह से ये परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को भरते आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। देखो आवेश हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान पहले सबसे पहले हम आवेश की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻�19 कूलम होता है। इतना ही आवेश इस पे भी होता है, बस अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है और प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। बस ये अंतर ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन का माइनस और प्रोटॉन का प्लस, दोनों आवेश की मात्रा बराबर, लेकिन एक में माइनस होता है एक में प्लस होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, शून्य आवेश होता है, ध्यान रखें। फिर द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31, बस इतना याद रखना, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, 1.673, इसको 673 कर लो, × 10⁻27 और इसको 1.675 कर लो, 5 कर लो, बाकी आगे डिजिट छोड़ दो, 675 × 10⁻27 kg। फिर खोजकर्ता का नाम जे थॉम्सन, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैंडलिंग। परमाणु में स्थिति मतलब परमाणु कहाँ पाया जाएगा, परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में पाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना। नाभिक में क्या होता है, ये न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षा, ये कक्षा कहलाती है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे और ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ध्यान रखें। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। तो परमाणु नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में गतिमान होंगे, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते कक्षाओं में। फिर परमाणु के नाभिक में, और ये भी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कक्षा में पाए जाएंगे, बस इतनी चीज ध्यान रखना। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की क्या सीमा है, कमियां लिखना। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु को स्टैटिक व्याख्या नहीं कर पाया। तो पहले बात यह है कि परमाणु स्थायी होता है, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड के द्वारा ज्ञात नहीं की गई। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करके ऊर्जा का ह्रास विकिरण द्वारा करेगा, जिससे उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी और अंत में नाभिक में मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो दूसरा उन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कुछ ऊर्जा को भी वो उत्सर्जित करता है, और जब ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो स्वाभाविक है कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी वो धीरे धीरे नाभिक के पास में आएगा, नाभिक के पास में आते आते नाभिक के अंदर गिर जाएगा। यानी कहने मतलब इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो दो बातें थी, एक तो परमाणु जो होता है स्थायी होता है, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड के द्वारा नहीं बताई गई, और दूसरी, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता हो, और उसकी ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो धीरे 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 उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, और जब कम होगी तो स्वाभाविक है कि वो कक्षा छोटी होती जाएगी, और छोटी छोटी होते होते कहाँ जाएगा, वो नाभिक के अंदर घुस जाएगा, यानी उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। समस्थानिक की परिभाषा लिखो, उसका अनुप्रयोग लिखो। हमने अभी पढ़ा था समस्थानिक, पहले भी आया क्वेश्चन कि समस्थानिक का मतलब परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग होंगे, तो उनको हम समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के तीनों हमने समस्थानिक ऊपर देख लिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम तीनों देख लिए। परमाणु क्रमांक तीनों के सेम है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है तीनों के, एक का एक है, दो का तीन है। तो इस प्रकार इसका जो उपयोग है वो ध्यान रखो, कैंसर के निदान में जो हमारे पास कोबाल्ट होता है समस्थानिक, इसका उपयोग हम कैंसर के निदान में करते हैं। और ये तो पढ़ा हुआ गेंगा रोग में आयोडीन का उपयोग करते हैं, है ना, आयोडीन के भी समस्थानिक होते हैं, उसका उपयोग हम गेंगा रोग में जो गले में हो जाता है, सूजन हो जाती है, उसको गेंगा रोग बोलते हैं, आयोडीन की कमी से होता है, तो उसका उपयोग हम आयोडीन के रूप में गेंगा रोग के निदान में करते हैं। और कैंसर के निदान हम कोबाल्ट का जो समस्थानिक होता है हम उसका उपयोग करते हैं। दो परमाणु स्पीशीज के केंद्र का संगठन नीचे दिए गए हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक्स और वाई की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो, इन दोनों के स्पीशीज क्या संबंध होगा, द्रव्यमान संख्या निकालना है। प्रोटॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन दे रखा है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ध्यान रखें। द्रव्यमान संख्या यानी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों का योग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब देख लो, एक्स में प्रोटॉन कितने 6 और न्यूट्रॉन कितने 6, दोनों को जोड़ दो तो 6 + 6, ये द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 12, तो इसकी 12 होगी द्रव्यमान संख्या एक्स वाले की। अब वाई वाले की दोनों प्लस कर दो,
8 और 6 14, ये x की हो गई और इसी प्रकार से y की। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग सम द्रव्यमान संख्या कहलाती है, ये चीज ध्यान रखें। एटॉमिक मास कहलाता है, एटॉमिक वेट कहलाता है। ये दोनों प्लस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। 8 6 + 8 = 14। लास्ट क्वेश्चन, अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिक 35 और दूसरा दे रखा 35 81 के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु औसत परमाणु द्रव्यमान की संख्या ज्ञात कीजिए। हम औसत परमाणु द्रव्यमान की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं? तो एक फार्मूला स्टार्टिंग में याद रखना है, U1x% + U2x%, बस ये चीज याद रखना। U1 का मतलब ये मास ऊपर वाला, ये U2 का, ये U1 है और ये U2 है। U2 तो क्या लिखना? U1x% और U2x%। तो इसका हमारे पास में क्या निकल जाएगा? एवरेज मास निकल आएगा, इसका एटॉमिक मास निकल आएगा। तो U1 का मान कितना है? ये U1 है 79, U2 का कितना? 81 है। अब प्रतिशत दे रखा है, कितना प्रतिशत? इसका पहले वाला 49.7, सेकंड का 50.3%। अब इसको वैल्यू पुट कर दो, तो U1 का मान 79, U1 x1 प्रतिशत प्लस U2 x2 प्रतिशत। तो U1 का मान 79 है और प्रतिशत कितना रहेगा x1 का? x1 का प्रतिशत 49.7, परसेंटेज हटाएंगे 100 लिख देना, प्लस U2 81 है, U2 का मान 81 है, इंटू x2 का मान परसेंटेज कितना रहेगा? 50.3/100, परसेंटेज हटा दो 100 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लेना और टोटल लगा लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना और इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना दोनों का, तो दोनों का वैल्यू प्लस कर देना, तो हमारे पास 80 यूनिट आ जाएगी। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। संयोजकता क्या होती है कि कोई सा भी परमाणु होता है, उसके बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। उदाहरण के लिए हम यहाँ कहते हैं कि ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक 8 होता है, ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं 8 16, ठीक है, 8 16 इसका परमाणु क्रमांक। अपने कोई परमाणु क्रमांक से मतलब है, तो कैसे लिखेंगे इसको? परमाणु संरचना कैसे लिखेंगे? पहले में 2 नाभिक बनाएंगे, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमते रहते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 और दूसरे में 6। कहीं का पूछा अपने पास में? हाँ, तो 8 टोटल है, तो 2 और 6, ठीक है। तो पहले में 2 बना देना, दूसरे में 6 बना देना, 2 3 4 5 और 6, ठीक है 6। अब देखो इसको कितने, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो बाहरी कोश को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वो उसकी क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाती है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, यदि 2 यदि दे देंगे तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो इसकी संयोजकता कितने लेंगे? 2। ऑक्सीजन की संयोजकता 2, क्यों? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इसकी संयोजकता 2। इसी प्रकार से यदि सिलिकॉन की बात करते हैं, देखो सिलिकॉन का क्या है? 14 है, 14 मतलब 2 8 और 4, 8 और 4 10 और 4 14। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से संयोजकता का मतलब होता है किसी परमाणु द्वारा अपनी बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा करने या उसको ग्रहण करने या उनको त्यागने की आवश्यकता होती है। तो अष्टक बनाने के लिए जितने भी परमाणु की या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है पूर्ण करने के लिए, चाहे आप ले लो या चाहे दे लो, दोनों हो सकता है, ग्रहण भी कर सकते हैं और क्या कर सकते, त्याग भी सकते हैं। तो बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को अष्टक पूर्ण करना, अपने को 8 इलेक्ट्रॉन लाना है, या तो आप दे के ला सकते हो या लेके आ सकते हो। यदि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आप दे नहीं सकते हो, सिर्फ ले सकते हो। ध्यान, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब 6 इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं, यानी इसकी संयोजकता 2। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 दे भी सकता है 4 ले भी सकता है, साझा हो जाएगा, तो इसमें संयोजकता कितनी होगी? 4। जैसे मान लो सोडियम का आ जाए, सोडियम का Na 11 परमाणु करो,
तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अब देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, अभी 7 इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो 1 दे सकता है, यानी 1 दे सकता मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इस तरह से अलग अलग परमाणु क्रमांक के आधार पर अपन इसकी संयोजकता हम ज्ञात करेंगे। संयोजकता का मतलब ये होता है कि किसी परमाणु के बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको उस कोष के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अष्टक पूर्ण होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप चाहे दे के मतलब उसमें से हटा दो या फिर ग्रहण करवा दो। तो जैसे सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हम हटा सकते हैं आसानी से, 7 को इसमें जोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 1 को हम आसानी से हटा सकते हैं। तो 1 को हटा सकते हो तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। तो इस तरह से संयोजकता अपने को पता होना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।